तो अगला सत्र प्रदीप श्रीवास्तव की पुस्तक रामविलास पासवान पर आधारित है। उनसे बातचीत करेंगी क्रांति कनाटे जी। क्रांति कनाटे जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। और प्रदीप श्रीवास्तव हमारे साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ चुके हैं, वो भी किसी वजह से हमारे बीच में यहाँ नहीं आ पाए हैं, वर्चुअल इस समय उपस्थित हैं। उन्होंने रामविलास पासवान की जीवनी, इसको कह सकते हैं, वो लिखी है और ये पहली किताब है जो उनकी राजनीतिक यात्रा को पूरी तरह से व्याख्यायित करती है। एक दलित चेतना किस तरह से हाशिए से राजनीति के केंद्र में आती है और राजनीति को बदलती है, इसे अगर आपको पढ़ना हो तो रामविलास पासवान की ये पुस्तक, रामविलास पासवान पर आधारित ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। क्रांति कनाटे जी का दखल दलित चेतना से लेकर पर्यावरणीय चेतना सबके भीतर है और वो एक मशहूर कवयित्री भी हैं, तो आप उनके साथ इस बातचीत को सुन सकते हैं। ये हमारा अंतिम वर्चुअल सत्र होगा। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं, जितने लोग यहाँ पर हैं और ऑनलाइन उपस्थित हैं, इसके बाद का जो सत्र है वो एक हिंदी की बुलंद पाया लेखिका ममता कालिया जी के साथ होगा। ममता कालिया जी का यहाँ होना हमारे लिए सम्मान की बात है। तो इसके बाद हम रूबरू होंगे फिजिकली यहाँ पर और आप उनको ऑनलाइन डायरेक्ट सुन सकते हैं। तो ये अंतिम वर्चुअल सत्र है रामविलास पासवान पर आधारित पुस्तक, प्रदीप श्रीवास्तव जी और क्रांति कनाटे जी। मैं मंच यहाँ से आपको सौंपता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सभी को। और वैली ऑफ वर्ड्स द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में चर्चा करनी है रामविलास पासवान की जीवनी, संकल्प, साहस और संघर्ष पुस्तक आपके सामने रख रही हूँ। और जुड़े हुए हैं हमसे, बहुत खुशी की बात है, स्वयं लेखक प्रदीप श्रीवास्तव जी। आपको भी नमस्कार। और आप नमस्कार क्रांति जी। बहुत नमस्कार क्रांति जी। एक अच्छी बात शुरुआत में ही कह दूं कि न तो प्रदीप श्रीवास्तव किसी परिचय के मोहताज है और न ही रामविलास पासवान किसी परिचय के मोहताज है। प्रदीप श्रीवास्तव जी का नाम आता है तो जनसत्ता की भी याद आती है, सन्मार्ग दैनिक की भी याद आती है। 30 वर्ष से आप जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से भी और लेखन से भी। और रामविलास पासवान की तो क्या कहें, पूरे 5 प्रधानमंत्रियों के काल में, यानी वीपी सिंह, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक। मैं तो सोचती थी कि 5 प्रधानमंत्री मुझे मालूम थे, ये नहीं मालूम था कि पूरे 10 जो है वो मंत्रालय उन्होंने संभाले हुए थे। ले दे करके याद आ जाता है, रेल मंत्रालय याद आता है, साथ में संचार याद आता है, समाज कल्याण। देख रही हूँ कि समाज कल्याण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, संचार, कोयला, खान मंत्रालय, इस्पात, उर्वरक से लेकर तो रसायन, उपभोक्ता, खाद्य आपूर्ति, इतने मंत्रालय जिन्होंने संभाले हो। और इसके बाद सीधे मैं आपसे प्रदीप जी आपसे जुड़ना चाहती हूँ। ये पुस्तक मुझे कल प्राप्त हुई और जितना कुछ मैं समझ सकी हूँ, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आपने रामविलास पासवान के साथ में जो 3 विशेषण जोड़े हैं, संकल्प, साहस और संघर्ष, तो ये वास्तव में ये तीनों विशेषण ही उनकी कथा आप कहते हैं। मूल पुस्तक की चर्चा में करूँगी। आपने 6 साल लिए हैं इस पुस्तक को लिखने के लिए और निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए तो आपको साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं आप। मैं अपनी शुरुआत पुस्तक की थोड़ा सा परिचय मैं बाद में दूंगी, क्योंकि लेखक से भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि अभी भी हम अगड़ी पिछड़ी जातियों का या सवर्ण अवर्ण या इन शब्दों का प्रयोग करें ही क्या? जैसे एक शब्द आ गया दिव्यांग। देखिए, शब्द की भी अपनी एक महिमा होती है और शब्द की भी अपनी एक गरिमा होती है, उसका एक अपना स्थान होता है। तो जैसे एक दिव्यांग शब्द है तो जहाँ बोलने में अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और उसके साथ में एक कहीं कुछ होता है मन में एक, तो क्या इन शब्दों को हम अब बदल सकते हैं? क्या इन शब्दों का उपयोग लगता है आपको अभी भी ज़रूरी है? देखिए, अगर आप भावनात्मक दृष्टि से देखें, आदर्श के रूप में देखें तो बदलना चाहिए, लेकिन अगर यथार्थ के रूप में देखें तो ये सच है, काई की तरह जमा हुआ सच है। जाति अभी भी है, जात के आधार पर भेदभाव अभी भी है, अभी भी समाज में ये कुरीति या बुराई या ये जो विभाजन है वो पड़ा हुआ है। तो हम इससे आंख नहीं बंद कर सकते हैं।
आंख बंद करेंगे तो सच्चाई से भागेंगे, इसलिए हमें कहना पड़ता है। लेकिन रामविलास पासवान की किताब को हम केवल एक दलित नेता के रूप में नहीं लिखे हैं, वो नेता थे। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने 50 साल तक सक्रिय भूमिका निभाई और वो चाहते भी नहीं थे कि दलित नेता के नाम पे उनका जो है ये किताब रहे या उनका पहचान दलित नेता के रूप में हो। जैसे अंबेडकर जी की या और लोग भी हैं, काशीराम जी हैं, इस तरह वो नहीं चाहते थे। क्योंकि आप देखेंगे कि ये दलित को के लिए सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने के बावजूद भी इन्होंने सवर्णों के खिलाफ कभी भी नहीं कहा। सवर्णों की कभी भी इन्होंने बुराई नहीं की और ना मनुवाद ये कह के गाली दी। तो इसलिए दलित समाज के जो अभी भी विभाजन के सामाजिक विभाजन के निचले पायदान पर खड़े हैं और उनको जो झेलना पड़ता है इतने साल संविधान के बनने के बावजूद और बराबरी का दर्जा देने के बावजूद, वो सच्चाई वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है। इसलिए हम उससे भाग नहीं सकते। जो सच्चाई है वो तो स्वीकार करनी ही है निश्चित रूप से। प्रदीप जी, इसके साथ में एक थोड़ा मुझे ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया आपके सामने क्योंकि देखिए संत ज्ञानेश्वर को 700 वर्ष पूर्व अपनी जाति से उनके माता पिता को बहिष्कार उनका हो गया था। इसी के साथ में नरसिंह मेहता हमारे जो है वो तो नागर ब्राह्मण थे, लेकिन उनको भी अपनी जाति से बहिष्कृत किया गया था। और आगे चलते हैं हम तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दूसरा विवाह किया तो वहाँ तो दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों जातियों के को भाजन बाबा साहब अम्बेडकर और उनकी पत्नी दोनों ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं, और आज कश्मीरी पंडितों को भी आप देख रहे हैं, तो अब कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं तो अब उसे हम, मुझे लगता है जहाँ पर भी कोई दो ही समाज है हमारे यहाँ, एक शासक है और एक शासित है। तो वो जो शासित है, जो दलित है, उसको हम दलित शब्द कहते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम में से हर वर्ग के लोग उसका शिकार होते हैं। तो मुझे कई बार लगा है कि ये जो हम पता नहीं क्यों सवर्ण अवर्ण कहते हैं, ये शब्द से ही अपने आप में लगता है कि कहीं इसमें भी कोई हमारा अहंकार बोल रहा है या कुछ है। तो मुझे जब भी जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है तो मैं इन लोगों के लिए दो शब्दों में प्रयोग करती हूँ। उनमें से मैं कहती हूँ कि ये श्रमस्वेदी वर्ग है, या मैं ये कहती हूँ कि ये लोग स्वेदजीवी हैं। तो मुझे लगता है कि स्वेदजीवी या श्रमजीवी, क्योंकि अभी अगर ऐसी बंद हो जाएगा तो हमारे भी स्वेद निकलने लगेंगे, लेकिन वो तो हम स्वेदजीवी नहीं कहलाएंगे। तो मैं तो बुद्धिजीवी और श्रमजीवी भी नहीं, मुझे लगता है ये जो पूरा वर्ग है ये एक तरह से स्वेदजीवी वर्ग है, या हम इसे श्रमस्वेदी वर्ग भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस नाम को भी थोड़ा सा बदला जाना चाहिए। प्रदीप जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे 6 साल तक इन्होंने काम किया है और 4 खंडों में इन्होंने रामविलास पासवान जी की जीवनी को बांटा हुआ है। पहला है व्यक्तिगत जीवन, इसमें बचपन, पढ़ाई लिखाई, परिवार आता है। फिर 1969 से लेकर तो राजनीति में प्रवेश तक थे, पूरे 50 साल हैं। सामाजिक न्याय को लेकर के जो रामविलास पासवान ने 5 दशक तक कार्य किया है, जिससे बहुत से लोग अनभिज्ञ थे। मैं तो ये पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे लगा, क्योंकि रामविलास पासवान कहते हैं ना, तो सबसे पहले एक उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद आता है। फिर लगता है कि थोड़ी सुविधा की राजनीति की उन्होंने। फिर लगता है कि चलिए बहुत सी बातें तो मैं बाद में करती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये है कि ये पता ही नहीं था कि डीएसपी की नौकरी छोड़ करके वो राजनीति में आए थे। और पहला विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद में रामविलास जी ने कोई भी विधानसभा के चुनाव लड़े नहीं है, वो सीधे लोकसभा में उनका प्रवेश होता है। एक बहुत अच्छी बात जो आपने इसमें लिखी है, इतिहास, हमें अपने समय का इतिहास भी नहीं मालूम। कि लाल बहादुर शास्त्री का जैसे आपने जिक्र किया कि लाल बहादुर शास्त्री जाते थे गंगा पार तैर करके तो मालूम होता था, लेकिन रामविलास पासवान जब 6-7 वर्ष के थे तब तक के वो, इनका जो गांव है शहरबन्नी, तो उसका नाम भी शहरबन्नी क्यों था ये आपने कहा है कि पता नहीं क्यों था। और शहरबन्नी गांव में चारों ओर नदियां थी, 4 नदियों से घिरा हुआ ये गांव है। और रामविलास पासवान 2 नावों में बैठ करके अपनी उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को पूरा किया है। ऐसी बहुत सी बातें आपने जो इस पुस्तक के माध्यम से लाई हैं वो वास्तव में सभी के पढ़ने योग्य हैं। और ये भी एक, मैं अपनी बात कहूँ कि मेरी ससुराल जो है वो उस समय वहाँ पर कोई बस नहीं जाती थी,
तो हमारे ससुराल में लड़कियां देने में बड़े सोचते थे, क्योंकि वहाँ जाकर के पानी भरना पड़ेगा। तो यहाँ मैं पहली बार देख रही हूँ कि यहाँ कोई ऐसा गांव है भारत में कि जहाँ पर दहेज में नाव मांगी जाती है। मैं आगे चलती हूँ। दो बड़े मार्मिक प्रसंग मुझे लगे इसमें, और मैं चाहूँगी आपसे कि अगर आप उसे पढ़ पाएँ तो ये पेज नंबर 109 पर, जो सिख दंगों में उनकी गृहस्थी जलने वाली बात है, और जो उन्होंने विशेष रूप से इंदिरा गांधी का जब झंडा फहराने वाली बात है। तो अगर प्रदीप जी आप ये दो प्रसंग हमारे श्रोताओं के लिए पढ़ सकें तो 109 पेज के ऊपर, जब इंदिरा गांधी ने झंडा फहराने में अपने परिवार की बात कही थी, तो वो उन्होंने संसद में भाषण दिया था। तो क्या आप इसे या अपनी पसंद से कोई प्रसंग पढ़ना चाहेंगे? मैंने चाहा था कि आप 109 पेज के ऊपर ही मैं शुरुआती फर्स्ट जो टॉपिक है उसका जो लास्ट है, पहली रेल यात्रा, जब उन्होंने पहली रेल यात्रा की थी तो मालगाड़ी में बैठ के गार्ड की नजर बचा के उन्होंने यात्रा की थी, और उनकी ये पहली यात्रा थी। और वो जैसे एक छोटा बच्चा जो है आश्चर्य से वो देखता है, उस तरह वो देख रहे थे ट्रेन का चलना। तब वो 10-11 साल के हो गए थे, अपने जीजा जी के साथ गए थे, और जीजा ने कहा, उनसे पूछा कि आप ट्रेन पे बैठे हो कभी? उन्होंने कहा नहीं। तो मालगाड़ी उनके स्टेशन पे उतरती थी, तो वहां पे जो है उन्होंने मालगाड़ी ले लिया था। तो मैंने वही लिखा है कि उस समय कोई नहीं जानता था कि ये लड़का जो भौचक्का सा ये देख रहा है, ये आगे चल के रेल मंत्री बनेगा, रेलवे बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी इसके आगे सर झुकाए रहेंगे, इसके लिए एक अलग से सैलून जुड़ेगा, वो ये था। और दूसरा जो था कि सिख दंगे में जब इनकी पूरी गृहस्थी जली, और उस समय उनके यहाँ कर्पूरी ठाकुर और सबकी मीटिंग चल रही थी, एक सिख भागा हुआ आया, उसको लोग दौड़ा रहे थे मारने के लिए। वो उनको ये शरण देते हैं, लेकिन लोगों को पता चल जाता है सिख यहीं पे है, और उसके बाद जो है उनके कोठी में उनके फ्लैट में आग लगा दिया जाता है। उस समय इनका बेटा चिराग जो था वो 1-1.5 साल का था, बेटी भी 3-4 साल की थी। पीछे से छत के पाइप से कर्पूरी ठाकुर जी और जो नेता थे और रामपाल पासवान जी और उनकी वाइफ, ये पीछे से पाइप के सहारे लोग उतरते हैं, और जो नौकरानी थी वो कंबल में ली थी। तो उनकी गृहस्थी जलती रही, और एक चीज और जलता रहा जिसे वो नहीं बचा पाए, वो सिख जो जला था उसका जीवन नहीं बचा पाया। इस तरह के कई मार्मिक प्रसंग हैं कि उनकी आंख खराब हो गई थी, तो उस समय कोई आई डॉक्टर नहीं होता था, एक संखिया टाइप की चीज होती थी, आंख पे लगा दी जाती थी, बहुत दर्द करता था। तो वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ नहीं पाते थे, तो मास्टर ने कहा कि याद करने की तुम कोशिश किया। उनका मानना है कि उनकी मेमोरी जो है, उनके याददाश्त की जो ताकत है, वो उसी बचपन में जो मास्टर ने मुझसे कहा था कि तुम याद करने की कोशिश करो, अगर देख नहीं पाते तो जो हम बोल रहे हैं उसको याद किया करो, उससे उनकी मेमोरी ताकत उन्होंने एक बार मुझे बताया था। और चूंकि वो आप जानते हैं रिमोट इलाके, मैंने लिखा है शहरबन्नी में थे, चारों तरफ नदी में केवल दलित और अति पिछड़े जात के लोग वहाँ थे, कोई सवर्ण नहीं था वहाँ पे, न बस का साधन न रेलवे का साधन, रेल तो आज तक भी नहीं पहुंची है। और उनको नदी पार, प्राइमरी स्कूल 2-2 नदी पार करनी पड़ती थी। उसके बाद फिर वो मिडिल करने, एर्थ करने के लिए वो खगड़िया गए, हॉस्टल में रहे। तो हॉस्टल वो नहीं था जो हम आप जैसे जिस हॉस्टलों में रहे हैं, वो हॉस्टल ईंटे, मतलब वो उसी तरह था जैसे दलित होते थे, उसी तरह वो दलित हॉस्टल था। वो दलित हॉस्टल के नाम से था। कल्याण छात्रावास, आज भी उस समय भी कल्याण छात्रावास कहा जाता है। ये एक झोला लेके गए थे जिसमें एक सेट हाफ पैंट और कमीज थी, और एक पहन के गए थे। 10 रुपया में वजीफा मिलता था, जिससे इनका खर्चा चलता था, और खाना मुफ्त में मिलता था। तो ये सब कई, अगर आप किताब दिखा होगा तो उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिससे कि इस पता चलता है कि किस विभीषिका से, किस आर्थिक उससे ये निकले। लेकिन जहां से वो पहले ऐसे आदमी थे जो वहां पे पढ़े शहरबन्नी में, जो मिडिल किए हैं, जिन्होंने पहला ग्रेजुएशन किया पटना जाके, खगड़िया से ग्रेजुएशन और पटना जाके पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर डीएसपी में आए थे। फिर डीएसपी के बाद कैसे वो उनकी लाइन चेंज हुई, वो डेस्टिनी कहते हैं ना, हर आदमी की डेस्टिनी होती है, और इनके पिताजी उससे कितना नाराज हुए
और बहुत दिन तक नाराज रहे कि वो नहीं चाहते थे कि पॉलिटिक्स में जाए। उस समय सरकारी नौकरी डीएसपी की मतलब पुलिस की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी मानी जाती थी। अगर आप सिपाही हो जाए तो बहुत बड़ा था उस गांव में। कोई उस गांव में सरकारी नौकरी सोच नहीं सकता था। तो इसलिए ये जो संकल्प साहस और संघर्ष है, आप पहले संकल्प लेते हैं किसी चीज का, उसके लिए साहस जुटाते हैं और फिर संघर्ष करना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि संघर्ष में आप सफल ही हो। तो वो यही है वो उनकी कहानी, जो मार्मिक प्रसंग भी कई हैं। फिर जब ये 84 में हार गए थे चुनाव, 2 चुनाव हारे हैं 77 से लेके 2014 तक, बाकी सब जीतते रहे हैं वो। 84 में जो हार गए थे और 1.5 कमरे के हॉस्टल में इनको विठल भाई पटेल हाउस में रहना पड़ा था। तो इनके पास ऐसा पैसा भी नहीं था कि वो टेम्पो कर सके। ये इनकी पत्नी ही बाजार करती थी। उस समय का भी जो वर्णन है वो है। और जहां तक इनकी सुविधापूर्ण इस किताब को पढ़ने से उसके इनके पर मौसम वैज्ञानिक इसका कई आरोप लगते थे। उस किताब में मैंने दिया कि मौसम वैज्ञानिक कहाँ है भाई? ये 50 साल के उसमें केवल 15 साल मंत्री रहे और जब भी मंत्री रहे इनकी पार्टी रही। और ये एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिन्होंने गुजरात दंगे में गोधरा कांड पे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, एनडीए से बाहर निकले, जबकि उस समय मंत्रिमंडल में ममता बनर्जी भी थी, शरद यादव भी थे, नीतीश कुमार भी थे। ये चस्पा लगा दिया था लालू यादव ने पॉलिटिकली और इसको पूरी मीडिया और लोग लेके उड़ गए। ये सबसे पहले मंत्री बने 89 में बीपी सिंह की सरकार में, जनता दल में थे ये। 96 में बने, जनता दल में थे ये। फिर उसके बाद ये 99 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने पूरी जनता दल एनडीए के साथ चली गई थी, शरद यादव उसके अध्यक्ष थे। तो इस तरह ये ऐसा नहीं था कि ये पार्टी बदल ली है। हमेशा इन्होंने चुनाव के पहले समझौता किया और इनकी पार्टी ने किया तब। इनकी पार्टी तो 2000 में बनी, उसके बाद का इतिहास मैंने लिखा वो अलग है। 2 प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जैसा कि आपने इसमें कहा भी है कि दलित नेता कहते हैं तो 2 नाम सामने आते हैं सबसे पहले, बाबा साहब अम्बेडकर का और जगजीवन राम का। प्रश्न मेरे 2 ये हैं कि 20 वर्ष से आप जानते थे उनको, तो जीवनी लिखने के लिए रामविलास पासवान को ही क्यों चुना? एक, और राष्ट्रीय स्तर पर एक दलित नेता के रूप में आप रामविलास पासवान का आकलन किस तरह से करते हैं? हाँ, देखिए 2 चीजें हैं। मैंने क्यों चुना वो मैंने भूमिका में लिखा है अपने। मैंने चुना नहीं। हमसे अक्सर बात करते थे कि मैं जीवनी लिखना चाहता हूँ। मैं उनको एनकरेज करता था कि आप लिखोगे तो बहुत चीजें सामने आएंगी। और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, प्रदीप जी मैं चाहता हूँ आप। मैंने लिखा है कि मेरी 25 साल से 20 साल से दोस्ती थी उनकी। लेकिन जब मैं लिखने लगा तो मुझे लगा कि पहला आश्चर्य तो क्रांति जी मुझे ये हुआ कि जब मैं रेफरेंस के रूप में देखना शुरू किया तो रामविलास पासवान पर कोई किताब ही नहीं थी। 50 साल की राजनीति हो गई थी और मंत्री रह चुके थे, इतने बड़े दलित नेता थे, इन पे कोई किताब ही नहीं थी। जबकि लालू जी पे, नीतीश जी पे, मुलायम सिंह पे 10 किताबें आ चुकी थी, मोदी जी पे 300 किताब आ चुकी है। और ये 69 से राजनीति में थे कि अच्छा, इवन मैं गूगल में रेफरेंस भी ढूंढा तो 2 रेफरेंस मिलते थे। वो मैं भूमिका मैंने लिखा है। पहला ये इनकी शादी को लेके, मतलब जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। दूसरा ये कि ये मौसम वैज्ञानिक थे। मैंने जो भी पढ़ा, जिस भी अखबार की कटिंग या वो सब देखा गूगल में जाके, केवल ये था। तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि इन पे किसी ने क्यों नहीं इनकी जीवनी लिखी। छोटे-छोटे नेता, छोटे-छोटे संत महात्मा, जयललिता पे या मुलायम सिंह पे, अखिलेश तक पे जीवनी आ गई है। आपके मोदी, अमित शाह तक पे की जीवनी आ गई है, जो जिनको 5 साल से 7 साल से लोग जानते हैं। क्यों नहीं लिखा गया? इसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। शायद इसीलिए, लेकिन मुझे मेरे सामने, मैं नहीं जानता सही है कि गलत है, इसलिए कि शायद ये दलित वर्ग के थे। ये दलित से आए हुए नेता थे। मतलब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आया। दूसरे, मैं इनको राष्ट्रीय नेता क्यों मानता हूं? इसलिए मानता हूं कि आप काशीराम को देख लीजिए, उदित राज को देख लीजिए या अठावले को देख लीजिए या जो भी दलित नेता इस समय हैं, ये अपने अपने प्रदेश में वोट की राजनीति में अपने दलित वोट बैंक को संभालेंगे। पासवान ने दलित वोट की राजनीति कभी नहीं की। ये किताब पढ़ेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा।
अगर कुम्हेर का दंगा पता नहीं आपको याद, जो दलितों को मारा गया था, आपको याद है कि नहीं? चंडूर में मारा गया था, जालंधर में हुआ था, मिर्चपुर हरियाणा में हुआ था। रामविलास पासवान पिछले 30 साल 35 साल में हर जगह गए। आंध्र प्रदेश का तो वोटर इनका नहीं न था, इनकी पार्टी का कोई नहीं था, इवन जनता दल का भी नहीं वजूद बाद में खत्म हो गया था। गुजरात में क्या वजूद था इनका, पंजाब में क्या वजूद था इनका, लेकिन ये हर जगह गए। आप देखें कि कोई भी नेता अपने प्रदेश की राजनीति में तो उलझा रहा, वहां दलित काज के लिए या दलित उत्पीड़न पे तो पहुंचता रहा, लेकिन देश में कहीं भी दलित पे हुआ या रिजर्वेशन को लेके या दलितों के प्रमोशंस को लेके अभी तक लड़ते रहे, प्राइवेट सेक्टर के लिए लास्ट तक लड़ते रहे। वो न्यायिक आयोग बनाने की बात करते रहे वो, ताकि दलितों को न्याय व्यवस्था में जगह मिल सके। देखिए, जगजीवन राम से भी मैं इनको बड़ा दलित नेता इसलिए मानता हूं कि जगजीवन राम को एक मंच मिला था, कांग्रेस का मिला था, और कांग्रेस ने जगजीवन राम को दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया था। हम छोटे ही थे, लेकिन मुझे नहीं याद है जगजीवन राम ने दलित उत्पीड़न के खिलाफ जाके कहीं प्रदर्शन किया, क्योंकि कांग्रेस का सरकार थी तो कहां से प्रदर्शन करेंगे अपनी सरकार के खिलाफ, प्रदेशों में भी थी। लेकिन रामविलास पासवान का अगर सामाजिक न्याय वाला चैप्टर आप पढ़ेंगी तो इन्होंने कई तरह से दलित उत्पीड़न के लिए, दलित कॉज के लिए काम किया। इन्होंने प्रदर्शन किया, बोट क्लब पे रैली की, राजपथ से मिले, न्याय चक्र नाम की मैगजीन निकाली इन्होंने, दलित सेना का गठन किया, विचार मंच एक अलग से बनाया जिसमें बुद्धिजीवियों को जोड़ा। जिस मंत्रालय में गए उन्होंने दलितों के लिए या पिछड़ों के लिए या चतुर्वर्ग के लिए काम किया। मैंने किताब में डिटेल दिया है, जैसे कुलियों को वर्दी देना, पास देना, या फिर संचार में गए तो पेजर देना जो लाइनमैन थे, कोल माइंस में गए तो बूट देना, हेलमेट देना। वो खुद माइंस के अंदर गए तो उनकी दशा देख के जो वर्कर्स थे उनका दिमाग खराब हो गया। तो इसलिए मैं मुझे मानता, और मैं उनके साथ 20 साल में रहा हूं, देखा हूं कि जेन्युइन दर्द था पिछड़ों को लेके। मंडल आयोग तो दलित का मामला नहीं था ना। सबसे बड़े पैरोकार 2 लोग थे, शरद यादव और बीपी सिंह के बाद, बीपी सिंह का जो साथ दिया था उस समय, जिनको कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री याद होगी, वो 2 लोग थे, शरद यादव और रामविलास पासवान। रामविलास पासवान को पिछड़ी वोट से क्या मतलब था, ये तो दलित थे, और मंडल पिछड़ों के लिए था। तो लेकिन मंडल के लिए वो उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि पिछड़ों और दलित के लिए उनका मानना था कि जाति, अभी जो आपने शुरुआत में बात की, जात व्यवस्था खड़ी पाई की तरह है। इसमें एक के पैर के ऊपर दूसरे का सर है, और सबसे नीचे जो है वो दलित है, उसके सर पे पिछड़े का पैर है, उसके बाद इस तरह पैर है। वो कहते थे हम खड़ी पाई को बड़ी पाई में बदलना चाहते हैं, बराबरी में। ये उनका सामाजिक न्याय का संघर्ष था, और सामाजिक न्याय में उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी, उसका भी चैप्टर मैंने अलग से दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दलित और मुस्लिम मोर्चा बनाया उन्होंने, 3-3 4-4 बाहर भी सम्मेलन किया उन्होंने। तो मुझे लगता है, इसलिए नहीं कि मैंने किताब लिखी है, इस किताब लिखने के बाद मुझे लगा, और मेरा कई लोग इंटरव्यू किए, आशुतोष ने, आलोक ने, आज तक पे, उनके अपने वेबसाइट पे, उन लोगों ने भी कहा कि पासवान के विषय में उनकी धारणा अभी तक दूसरी थी। ये किताब पढ़ने के बाद उनको दोबारा सोचने के, उन्होंने, आशुतोष ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं बदल गया हूं, लेकिन सोचने पर मजबूर तो हो ही गया हूं। तो मुझे लगा कि बहुत से फैक्ट जो थे वो नहीं मालूम थे, इस किताब के जरिए जो लोगों को मालूम हुए। के लिए तो मैं भी आपका अभिनंदन करती हूँ, और मैं भी ये कहती हूँ कि वास्तव में इस पुस्तक को पढ़ करके मेरी भी धारणा बहुत कुछ बदली, और मुझे भी लगता है कि रामविलास पासवान जी को सच्चे अर्थों में समझने के लिए वे कितने निर्भीक थे, वे कितने प्रखर थे, और उन्होंने सच में कितना समाज कार्य किया है, और इन सबको जानने के लिए इस पुस्तक को पढ़ा जाना बहुत बहुत आवश्यक है। क्रांति जी, ये इसी तरह के जो इनपुट मुझे मिले ना, जो लोग पढ़ें और इस तरह का कहें, उससे मुझे लगा कि मेरा लिखना सफल हो गया। और ऐसा मंच भी मिले कि जहां पर इस पुस्तक की चर्चा हो। सही बात है, सही बात है। और अगला आपका क्या, अब किस पुस्तक पर आप काम कर रहे हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। मैंने एक किताब लिख ली है, एक कोविड में और जो लॉकडाउन था, 1989 ए टर्निंग पॉइंट, हिंदी में है। वो किताब है जो अयोध्या शिलान्यास हुआ और भागलपुर दंगा हुआ, उसकी रिपोर्टिंग में मैं गया था 89 में,
और मेरा आज तक मानना है उसके पीछे की जो राजनीति थी और जो दंगा था वो तथ्य सामने नहीं आ पाए, क्योंकि 89 ही में इलेक्शन था, वीपी सिंह उस समय 89 में इलेक्शन था, तो वो बहुत से तथ्य दबा दिए गए हैं, नहीं आए हैं। तो उसको मैंने एक उपन्यास के रूप में लिखा है, क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा हूँ, तो संसद, सरकार, सरकारी गलियारा सब पास से देखा हूँ, उस घटना को भी कवर किया हूँ। तो वो किताब लिख गई है, पब्लिकेशन का इंतजार है। और इस किताब में एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा अपने जो श्रोता हैं और जो कि इस किताब में मैंने 2 चीज़ पे और तवज्जो दी। पहला ये कि ये किताब जो है वो आप पढ़ें तो इसके साथ कंटेम्परेरी आपको पॉलिटिकल इतिहास भी 69 से लेके 2019 तक का इतिहास भी, कैसे समाजवादी आंदोलन हुआ, कैसे बिहार में सरकारें बदली, 77 में सरकार कैसे बदली, वीपी सिंह मूवमेंट कैसे चला, ये आपको साथ-साथ मिलेगा। दूसरा, ये एक क्रोनोलॉजी बेस्ड जीवनी ना हो, वो ये पैदा हुए थे, इनके परिवार में ये थे, वो थे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने इसे उपन्यास से लिखा, आप देखी भी होंगी, अगर मतलब आपको लगा हो कि एक उपन्यास की तरह प्रवाह बना रहे, और आप जब शुरू करें तो इसे उपन्यास की तरह आप अंत तक पहुंचने की कोशिश करें। ये मुझे लगता है कि मैंने ये कोशिश की, कितना सफल हुआ कितना नहीं तो आप लोग जानती हैं। प्रदीप जी, आप बहुत सफल हुए हैं उपन्यास लिखने के इस अपने प्रयास में, और आपकी आगे की यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस मंच पर आप जुड़े हमसे और आपसे आपकी पुस्तक पर चर्चा हुई, बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कांति जी शुभकामनाएं। आपका, आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो हेलो, यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो हाँ हाँ पूछिए। हेलो जी, और जैसे आपने कहा पूरा एक कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री 1960 से 1969 से लेके अब तक हुआ। एक जो सवाल जो आपके रिव्यूअर ने भी लिखा है टीबीआर में, वो ये कि पासवान जी भी परिवारवाद के उतने ही शिकार रहे जितनी बाकी पॉलिटिकल पार्टी रहीं। तो इस बारे में आपने बहुत ज़्यादा इस पुस्तक में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी, कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बारे में क्या आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? नहीं दिया है मैंने दिया है। मैं देखिए, परिवारवाद में आपने भी बहुत से नेता, बहुत महापुरुषों को देखा होगा जो ऊंचाइयों पे गए लेकिन उनका परिवार खत्म हो गया। उनके, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब जानते हैं महात्मा गांधी के बेटे का क्या हुआ था। और भी कई साहित्यकार बड़े बड़े ऊंचाइयों पर पहुंचे, लेखक भी पहुंचे, परिवार पे ध्यान नहीं दिए। परिवार, मेरा मानना बुद्ध का जो था मध्यस्थ मार्ग, आप बैलेंस वे में अपनी लाइफ को, आप अपना कैरियर जिस तरह देख रहे हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने परिवार के प्रति भी है। अगर किसी नेता का लड़का ड्रग एडिक्ट हो जाए, माफिया किंग हो जाए, आप उसे लाइक करेंगे? नहीं करेंगे। पासवान अगर केवल अपने बेटे के लिए करते तो मुझे लगता पुत्र मोह, ये सारा पुत्र मोह के लिए सारा, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के लिए, अपने दामाद के लिए और सबको आगे बढ़ाने का काम किया। सब डाउन ट्रॉडन थे, आज सब स्टैब्लिश हैं। तो मैं कहीं भी, एक आईएएस का लड़का आईएएस बनता है तो उसको परिवारवाद नहीं मानते हैं। एक फौजी का लड़का लगातार उसके खानदान पूरा फौजी बनता था, उसको परिवारवाद नहीं। भाई, आपके परिवार में जो आपका बेटा है या आपका भाई है, वो माहौल या एक एम या उद्देश्य कहां से लेता है? अपने इर्द गिर्द जो देखता है उससे लेता है। तो एक राजनेता का ये कंसेप्ट बहुत गलत है कि उनका नेता वो हुआ। और दूसरे, लोकसभा के चुनाव से अगर कोई चुन के आता है तो उसको जनता चुनती है। अगर बैक सीट से आप आते हैं या जबरदस्ती बना दिए जाते हैं अध्यक्ष, तब तो ठीक है, लेकिन अगर जनता एक्सेप्ट करती है, आपका बेटा ही क्यों ना हो, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो है। तो हमारा बेटा, अगर मैं जर्नलिस्ट हूं और वो देख रहा है कि दिन रात पापा ये करते हैं और ये संबंध है और यहाँ है, वो उसके ग्लैमर में उसमें आके या वो अपना उद्देश्य बना लेता है, तो उसकी क्या गलती है? उसका हर्ज क्या है? क्यों आईएएस का लड़का ही आईएएस बनता था और बड़े गर्व से कहते थे उनके खानदान में तो 5 आईएएस हैं। आप क्यों नहीं बड़े गर्व से करते उनके आवास में तो उनके खानदान में तो 5 एमएलए हैं? उसको हम गलत ले लेते, इसलिए कि राजनीति नहीं गलत है,
राजनेता गलत हो गए। तो पासवान का प्रदीप जी थोड़ा सा उनका लिंक ही डिस्टर्ब हो गया। प्रदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, जी, मैं समापन की ओर आती हूँ। एक बहुत अच्छे सत्र की समाप्ति इसी के साथ में हो रही है और मैं वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स की बहुत बहुत आभारी हूँ, बड़ौदा चैप्टर की, कि आपने एक इतना अच्छा अवसर मुझे दिया। और पूरे सत्र की ही कहना चाहिए, 2 दिन से जो सत्र हो रहे हैं उन सबके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने आमंत्रित किया, इस अवसर पर याद किया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति कनाटे जी और प्रदीप श्रीवास्तव जी ने अपने टिकट बुक कराए थे, उन्होंने अपने एयर टिकट मुझे भेजे भी थे, पर कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं और उस कारण से वो फिज़िकली नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो जहाँ पे भी थे वहाँ से वर्चुअली जुड़े और एक बड़ी ही सार्थक चर्चा हुई। कोई भी राजनेता हो, कोई भी पब्लिक पर्सनालिटी हो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, कोई भी व्यक्ति जो कि जनता के बीच में होता है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, उसके ऊपर प्रश्न खड़े हो सकते हैं और होने भी चाहिए और उनके ऊपर एक डिबेट हो सकती है, वो भी होनी चाहिए। परंतु इस बात को कोई नहीं झुटला सकता है कि रामविलास पासवान जी हमारी भारतीय राजनीति के जो पोस्ट इंडिपेंडेंस चैप्टर है उसका एक वो स्तंभ है जो कि हमेशा याद किए जाएंगे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी कोई कम करके नहीं आंक सकता। तो इसलिए प्रश्न चलते रहेंगे और प्रश्न चलते रहें, ये एक फलते फूलते लोकतंत्र की पहचान है। जिस दिन लोकतंत्र में प्रश्न पूछने लोग बंद कर देंगे उस दिन लोकतंत्र ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए प्रश्न होने चाहिए, उंगलियां उठनी चाहिए, उनके जवाब मिलने चाहिए, फिर और उंगलियां उठनी चाहिए और उनके भी जवाब मिलने चाहिए। मैं क्रांति जी को और प्रदीप जी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर एक सेशन को क्यूरेट किया और ये सेशन उतना आसान नहीं था, क्योंकि जब आप किसी राजनेता के बारे में बात करते हैं, वो भी रामविलास पासवान जी के बारे में, तो आपको बड़ा बैलेंस रहना पड़ता है और अपने आप को उससे थोड़ा बाहर रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी अपनी भी भावनाएं उनसे जुड़ी हो सकती हैं, उनके खिलाफ भी हो सकती हैं। तो क्रांति जी, अब हमारे जो दर्शक गण हमको सुन रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन, उनको मैं बता दूं कि आप कहीं जाइएगा मत। ठीक 12:45 पर हम लोग ममता कालिया जी के साथ एक चर्चा लेकर आ रहे हैं जो कि अंजुम शर्मा करेंगे। और ममता कालिया जी वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जब हम वो सेशन लेके आएंगे तो उनका एक परिचय उन लोगों को देंगे जो कि अभी तक हिंदी साहित्य से पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। जो जुड़े हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है उनका परिचय जानने की, वो तो सब जानते ही हैं। तो थोड़ी देर में हम आपके पास लौट के आते हैं, तब तक आप हमारे साथ ही रहिए, एक आध चाय पी लीजिए और फिर वापस लौट के आइए।